Hi everyone, welcome Soul on Engineers Career Point platform. Today we are going to discuss a very important topic about structural analysis. That is very important topic for your exam point of view, and the questions of that topic is frequently asked in every exam. And the topic we have is moment distribution method. In last videos we discussed about virtual work done concept and also unit load method, and now in today's class we will discuss about this moment distribution method. That is very important topic for any exam point of view. तो मोस्टली जो इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस आप सोल्व करने वाले हैं वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे इस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, कैसे हमको अप्रोच लगानी है, क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक्स है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो आवर टॉपिक इज दिस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ओके, moment distribution method. Moment distribution method. This is our topic, that is a moment distribution method. Students, in the moment distribution method, first of all माइंड में क्वेश्चन आता है कि moment distribution मेथड क्या है. तो वी नो कि जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल के एनालिसिस की हमको डिस्कस करना होता है, तो वी हैव इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, ऑल्सो वी हैव डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स. बट डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस के लिए हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट है और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस के लिए हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट है. एंड ऑल्सो वी नो कि अगर हमारे पास डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को इजीली एनालाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. दैट वी हैव इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इन टू डायमेंशन, दैट इज 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वी हैव. सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0, सिग्मा mz इक्वल टू 0. तो बात इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की है बच्चे. इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस के लिए आप लोगों के पास दो मेथड्स निकल कर आते हैं. दैट इज द फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड. आइदर यू यूज फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड. दिस डिस्प्लेसमेंट मेथड की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट मेथड में अगर हमारे पास स्ट्रक्चर की डीके हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो अननोन्स होते हैं दैट वी हैव डिस्प्लेसमेंट्स आर द अननोन्स. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे अननोन्स होती हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड्स के अंदर, और फोर्स मेथड के अंदर हमारे पास जो अननोन्स होते हैं दैट आर द फोर्सेस, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स मेथड में कौन कौन से होगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या क्या होता है. नाउ डिस्प्ले जो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है स्टूडेंट्स, ये एक मेथड है टू एनालाइज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस में ये कौन सा मेथड निकल कर आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड निकल कर आता है. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड. ओके, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बच्चे आपसे यही पूछ लेगा कि बताओ ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, फोर्स मेथड है. सो दिस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड. Along with that, we have some other displacement method also, slope deflection method you have, Carney's method you have, this displacement method. Okay, ये जो moment distribution method है बच्चे, ये सजेस्ट किया गया था बाय हार्डी क्रॉस. तो दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज हार्डी क्रॉस मेथड. हार्डी क्रॉस मेथड, हार्डी क्रॉस मेथड, इसको हार्डी क्रॉस मेथड भी बोलते हैं. कई बार एग्जाम में बोल देगा कि सोल्व दिस क्वेश्चन बाय हार्डी क्रॉस मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मोमेंट एट दिस जॉइंट. कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सो क्या अप्रोच लगानी है हमको, वो सब हम देखने वाले हैं यहाँ पे. ओके, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चे, ये कि ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब करना क्या हमको इस टॉपिक के अंदर, है ना. तो करना क्या है इस टॉपिक में, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बच्चे, वो समझनी पड़ेंगी इस टॉपिक के ऊपर अप्रोच करने से पहले. अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं दैट यू हैव दिस टॉपिक की मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपके पास है, तो लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक गिवन स्ट्रक्चर है. कोई भी आप स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं. लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक गिवन स्ट्रक्चर है बच्चे. ये मैंने एक गिवन स्ट्रक्चर बनाई, दिस वी हैव अ गिवन स्ट्रक्चर. ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है, लेट इसके नाम लिख सकते हैं हम, ए पॉइंट, दिस बी एंड दिस इज सी. ये बच्चे जो जॉइंट होता है अगर मेंशन नहीं है तो दैट मींस वी कंसीडर इट एज अ रिजिड जॉइंट. ये कौन सा जॉइंट होगा बच्चे, ये रिजिड जॉइंट होता है. ये हमारा रिजिड जॉइंट है. ठीक है सर, बात समझ आती है. और हमें ये भी पता है कि रिजिड जॉइंट है जो होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती है कि लोडिंग से पहले जो एंगल मेंबर्स के बीच में है, लोडिंग के बाद एंगल्स में कोई चेंज नहीं आएगा. देयर इज नो चेंज इन एंगल बिटवीन मेंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग. तो अगर मैं इन स्ट्रक्चर पे, इन मेंबर्स पे लोडिंग अप्लाई कर देता हूं, लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ पे लोडिंग अप्लाई की इन दिस वे, लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ पे लोडिंग अप्लाई की लाइक दिस,
लोडिंग अप्लाई करने की वजह से, लोड अप्लाई होने की वजह से जो ये एंगल है मेंबर्स के बीच में दैट इज 90 डिग्री, और आप लोडिंग अप्लाई करोगे, आपके जो मेंबर है वो डिफ्लेक्ट करेगा, रोटेशन होगा। बट इनकी वजह से हो क्या रहा है कि लोड अप्लाई करने के बाद भी जो ए बी और बी सी के बीच में बी जॉइंट पे जो एंगल बनेगा दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। ये रिजिड जोन की प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये 90 डिग्री नहीं मिल रहा है लोडिंग अप्लाई करने के बाद, तो मीन्स आपका वो जॉइंट रिजिड नहीं है। अगर आप किसी जॉइंट को रिजिड बोल रहे हैं, इस बात का मतलब है कि आप लोडिंग अप्लाई करने के बाद भी आपको एंगल कितना देखने को मिलता है, दैट यू हैव 90 डिग्री एंगल। ओके, यानी लोडिंग के बाद और लोडिंग से पहले एंगल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये रिजिड जॉइंट की प्रॉपर्टीज होती है। जब भी आप रिजिड जॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक जनरल कॉन्सेप्ट को। अभी तो मैंने लोडिंग अप्लाई की, लेट अस अज्यूम कि मैं लोडिंग की बात ना करके इसको जनरल सेंस में बात करता हूं। अब मैं जनरल सेंस के अंदर बात करने वाला हूं। बच्चे मानिएगा, आप होता क्या है कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड है, हमें कैलकुलेशंस करनी है, हमें मूवमेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये बोला गया है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये बोला गया है कि जब भी आप किसी पॉइंट पे मूवमेंट लगाओगे दैट मूवमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी हम किसी जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई करेंगे दैट मूवमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? वो मेंबर्स जो इस जॉइंट से कनेक्टेड होंगे। अब ये बात बोली गई है, इसको समझना है हमको। लेट अस अज्यूम कि बच्चे मैंने बी पॉइंट पे या बी जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई किया। अब बहुत आराम से समझना है कॉन्सेप्ट को, इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इजीली समझ जाओगे। ये मैंने इस जॉइंट बी पे मूवमेंट अप्लाई कर दिया। नाउ जब मैं इस बी जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई कर दे रहा हूं, तो बी जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई करने के बाद होगा क्या, क्या होगा? अब इस चीज को समझना है कि हमें, देखो स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को समझने के लिए, आपको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। अगर आप ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहे हैं, अगर आप इजीली फ्री बॉडी डायग्राम समझ पा रहे हैं, इस बात का मतलब आपका हर क्वेश्चन लगने वाला है। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना आ रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं वीक हैं, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप इस बी जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई कर रहे हो, दैट इज एम मूवमेंट दैट यू हैव अप्लाइड। दिस मूवमेंट आपने क्या किया हुआ है बच्चे, अप्लाई किया हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया दैट मूवमेंट एम वी आर गोइंग टू अप्लाइड। नाउ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैंने जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मैंने इसको बॉडी से फ्री किया। नाउ वी हैव दिस जॉइंट बी, और आपने इस जॉइंट बी पे बच्चे यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई किया होता लाइक इन दिस वे, ये आपने मूवमेंट अप्लाई किया था। ओके, नो प्रॉब्लम। सो जब हमने यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई किया बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने मूवमेंट अप्लाई किया जॉइंट बी पे, नाउ दिस इज योर फ्री बॉडी एंड वी नो कि जब भी हम किसी बॉडी पे, किसी स्ट्रक्चर पे लोड अप्लाई करते हैं, तो ड्यू टू गिवन लोडिंग हमारी जो स्ट्रक्चर रहेगी दैट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, अगर हमारी स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में नहीं है, दैट मीन्स हम स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर जब भी हम बात करते हैं, जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चंस में जो भी गिवन स्ट्रक्चर होगी दैट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ये हम हमेशा कंसीडर करके चलेंगे। तो अगर ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर थी, मेरे पास कोई फ्रेम था, अगर मैंने बी जॉइंट पे लोड अप्लाई किया या मूवमेंट अप्लाई किया, तो मूवमेंट अप्लाई करने की वजह से मेरी जो स्ट्रक्चर है दैट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। अगर मेरी स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में नहीं है, दैट मींस फेलियर इज देयर। ओके, सो हम भी, मैंने मूवमेंट अप्लाई किया तो स्ट्रक्चर किस में, इक्विलिब्रियम में। तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जॉइंट बी का, जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आएगा, दैट पोर्शन ऑफ मेंबर बी सी, दैट पोर्शन ऑफ मेंबर बी ए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं जॉइंट बी पे, तो बस मेरे को ये बताइएगा, क्या ये बी सी मेंबर और बी ए मेंबर रोटेट होगा? अगर मैंने मूवमेंट अप्लाई किया, तो मूवमेंट अप्लाई करेंगे तो ये जो बीसी मेंबर है और ये जो बीए मेंबर है, क्या ये रोटेट होगा? होगा, रोटेशन होगी यहां पे। बट रोटेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा मेंबर। ये जो मूवमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं बी पॉइंट पे, बी जॉइंट पे जो मूवमेंट अप्लाई कर रहे हो, आपके मूवमेंट अप्लाई करने की वजह से आप क्या चाहते हैं कि बीसी मेंबर रोटेट हो जाए, बीए मेंबर रोटेट हो जाए। बट नाउ मेंबर क्या कर रहा होगा, इस रोटेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। यस और नो? सो जब मेंबर इस मूवमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इस बात का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा बच्चे, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्या ये मैंने जो डायरेक्शन बनाई है, क्या ये बात समझ आई? क्योंकि रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं, दैट इज अपोजिट टू दी एक्सटर्नल,
दैट इज अपोजिट टू द एक्शन, एक्शन के अपोजिट आपको रिएक्शंस मिलती हैं, वी नो दैट पॉइंट। सो अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है बच्चे, तो रेजिस्टेंस जो डेवलप होगा इन मेंबर के अंदर अगेंस्ट द रोटेशन, दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर। सो यहां पे रेजिस्टेंस डेवलप हुआ बच्चे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। नाउ क्या मैं इसको नाम लिख सकता हूं बच्चे, ये जो मूवमेंट डेवलप हुआ है, लेट अस अज्यूम कि आई एम सेइंग दिस मूवमेंट इज डेवलप इन द मेंबर इज एमबीसी, जो बीसी मेंबर के अंदर मूवमेंट डेवलप हुआ, मैंने नाम दे दिया दैट इज एमबीसी। जो मूवमेंट डेवलप हुआ बच्चे, मैंने उसको नाम दे दिया एमबीए, जो बीए मेंबर के अंदर मूवमेंट डेवलप हुआ, नो प्रॉब्लम, हम नाम ही तो दिया हमने यहाँ पे। सो एमबीसी और एमबीए, दिस इज द मूवमेंट विच इज डेवलप, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट डेवलप हुआ, रेजिस्टेंस मूवमेंट डेवलप हुआ, यहां तक क्लियर है पॉइंट हमें। तो मैंने मूवमेंट अप्लाई किया था, तो एमबीसी और एमबीए यहाँ पे डेवलप हुआ है। अब क्या मैं ये बात भी लिख सकता हूँ सर, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप सर ये बोल रहे हो कि जो कैप, ओके, सो नाउ ये जो मोमेंट हम अप्लाई करेंगे यहां से, तो ये जो m है, तो आप ये बोलोगे सर ये m जो है, तो m विल बी इक्वल्स टू MBC प्लस MBA के इक्वल होगा, बिल्कुल सही बात होगा। एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, ऐसी चीजें होती हैं, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ओके, ये बात तो हमें समझ आ रही है कि जब हम किसी जॉइंट पे जब हम किसी जॉइंट पे मोमेंट अप्लाई करेंगे, दैट इज m, ड्यू टू दिस मोमेंट इज डेवलप इन दिस मेंबर्स MBC और MBA। ओके, अभी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम जॉइंट का बनाया था बच्चे। अगर मैं तुमसे मेंबर से पूछूं, मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो अगर इस मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो मेंबर का बनाओ। नाउ दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेंबर। यहां पे आपका ये C हो जाएगा पॉइंट बच्चे, ये आपका B पॉइंट हो जाएगा। नाउ यू नो वेरी वेल कि अगर मैं इस BC पोर्शन को B जॉइंट से फ्री बॉडी डायग्राम में जोड़ रहा हूं, मतलब ये वाला मेंबर, अगर मैं BC की बात कर रहा हूं, यहां पे मूवमेंट ऐसे है MBC, सो मेंबर के अंदर जो मूवमेंट डेवलप होगा, दैट जो मेंबर के अंदर मूवमेंट डेवलप होगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन MBC, इक्वल एंड अपोजिट, वी नो वेरी वेल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं, इन दिस, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हमारे पास पॉइंट A है बच्चे, ये अगर मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, इस चीज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो आपने मूवमेंट, यहाँ पे ये आपका ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे आपका ये वाला MBA इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे मूवमेंट मेंबर के अंदर कैसे आएगा, MBA आएगा बच्चे, क्लियर पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट अप्लाई होगा, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट डेवलप होगा, मूवमेंट इंड्यूस होगा इन मेंबर्स के अंदर भी। ये आपके सामने फ्री बॉडी डायग्राम से आपकी पिक्चर क्लियर हो जा रही है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम आता है, तो इजीली हम फ्री बॉडी डायग्राम से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि मूवमेंट जो अप्लाई किया है, उसकी वजह से जो मूवमेंट डेवलप होगा, उसकी वजह से जो मूवमेंट डेवलप होगा, वो उसका जो नेचर है, वो डायरेक्शन है, वो कैसे हम निकाल सकते हैं, दैट यू हैव अ रिजल्ट। ओके, अब ये बात तो हमें क्लियर होगी सर, MBC M इज इक्वल टू MBC प्लस MBA की इक्वल होगा, और MBC की जो डायरेक्शन है दैट विल बी सेम, जो अप्लाई है MBA की डायरेक्शन भी सेम है जो हमने अप्लाई किया हुआ है, क्लियर है पॉइंट। अब मेरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आया, मैंने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ना है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मैंने यही बताया आपको कि किसी जॉइंट पे जब मूवमेंट अप्लाई करोगे, ड्यू टू दिस अप्लाइड मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेंबर्स, बस इतनी सी बात हुई थी बच्चे। और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो कैसे रहे, थोड़ा डिस्कशन उसके बारे में बताया। नाउ मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अब मैं ये जानना चाहता हूं किस मेंबर में कितना मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, या मैं ये जानना चाहता हूं सिंपली सेंस में, वो तो मैं आगे बता दूंगा उसकी मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आता है, मैं बस ये जानना चाहता हूं किस मेंबर में ज्यादा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक जनरल कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं कि मेंबर BC में ज्यादा मूवमेंट डेवलप होगा या मेंबर BA में ज्यादा मूवमेंट डेवलप होगा। उसके लिए आपको एक पैरामीटर में दे देता हूं, लेट अस सपोज इसका फ्लेक्सिबिलिटी, इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, मटेरियल सेम है तो इसका भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E हमने बोला है। इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2I, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग कर दिया। नाउ जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग कर रहा हूं, दैट मींस जो मेंबर आपका BC है, इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बच्चे 2EI हो जाएगी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होते हैं, E इंटू आई होती है बच्चे। तो मेंबर BC की जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो 2EI है, और मेंबर BA की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है। एंड वी नो वेरी वेल कि जिस मेंबर की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज्यादा होगी,
उस मेंबर को रोटेट करवाने के लिए आपको ज्यादा मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। वी नो वेरी वेल। नाउ अब एक बात समझिएगा, अभी आपको पता है सर बीसी में, क्योंकि इक्वेशन है ना हमारे पास m बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, तो यहां पे हमें पता है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आई होती है, मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आई होता है, तो फ्लेक्सिबल रिजिडिटी बोलते हैं इसको। वी नो वेरी वेल। नाउ मेरे को एक चीज का आंसर दीजिएगा बच्चे, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ठीक है सर इतनी बात समझ आती है, मेरे को बस इतना सा बता दीजिएगा कि क्या इस मेंबर में मूवमेंट ज्यादा डेवलप होगा या इस मेंबर में मूवमेंट ज्यादा डेवलप होगा। सर ये तो डिपेंड करता है कि ठीक है, अभी आपने ये बताया कि फ्लेक्सिबल रिजिडिटी इस मेंबर की ज्यादा है, तो इस पर ज्यादा मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा मेंबर को रोटेट करने के लिए, लेकिन कितना रोटेशन। तो मैंने अभी बताया बच्चे जॉइंट कौन सा है, रिजिड जॉइंट है, और रिजिड जॉइंट की प्रॉपर्टी है, रिजिड जॉइंट की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई थी कि लोड अप्लाई करने से पहले जो मेंबर्स के बीच में एंगल था, लोड अप्लाई करने के बाद भी मेंबर के बीच में एंगल हमेशा सेम रहेगा। तो इसका मतलब अगर बच्चे आपका ये बीसी मेंबर 2 डिग्री से रोटेट हो रहा है, तो ये बी ए मेंबर भी बच्चे 2 डिग्री से ही रोटेट होगा, तब भी मेंबर्स के बीच में जो एंगल्स निकल कर आएगा वो सेम निकल कर आएगा, एंगल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपका मेंबर बीसी थीटा डिग्री से रोटेट हो रहा है, सो दैट मींस मेंबर बी ए भी थीटा डिग्री से रोटेट होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको मोमेंट अप्लाई करना है बीसी में, बीए में। बीसी की फ्लेक्सिबल रिजिडिटी ज्यादा है, बीए की फ्लेक्सिबल रिजिडिटी कम है, और अगर आप इसको थीटा डिग्री से रोटेट करना चाहते हैं, इसको भी आप थीटा डिग्री से रोटेट करना चाह रहे हैं, तो किस मेंबर में ज्यादा मूवमेंट अप्लाई करोगे। सर बीसी में ज्यादा मूवमेंट अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट आएगी, क्यों, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी ज्यादा है, आई ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो मैं इस वाले मेंबर पे ज्यादा मूवमेंट अप्लाई करूंगा ताकि ये थीटा डिग्री से रोटेट हो जाए, और मैं इस वाले मेंबर पे कम मूवमेंट अप्लाई करूंगा ताकि ये थीटा से रोटेट हो जाए। क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी कम है, तो इस पे मूवमेंट की रिक्वायरमेंट भी कम निकल कर आएगी। जिसकी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी ज्यादा है, यानी फ्लेक्सिबल बेंडिंग के अंदर ज्यादा रिजिड है, तो फ्लेक्सिबल रिजिडिटी जिसकी ज्यादा है, तो इसमें आपको मूवमेंट की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा निकल कर आएगी। यानी मूवमेंट जो आपने एम अप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब अगर ये मेंबर्स आपके थीटा डिग्री से रोटेट हो जा रहे हैं, इस बात का मतलब कि मेंबर बीसी के अंदर जो मूवमेंट डेवलप होगा वो ज्यादा होगा। सो वी कैन राइट एम बी सी इज ग्रेटर देन एम बी ए। हम ये चीज लिख सकते हैं कि दिस एम बी सी इज ग्रेटर देन एम बी ए। क्लियर है, वाला पॉइंट समझ आया सबको। तो मूवमेंट आपने अप्लाई किया और ये मूवमेंट इन मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ दिस कॉन्सेप्ट मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अब थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रही होगी इस टॉपिक की कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एक्चुअली में हो क्या रहा है। दिस मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम मूवमेंट अप्लाई करेंगे एक जॉइंट पे, दिस मूवमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बस अभी तो इतना ही बताया, आगे की कहानी अभी बढ़ेगी। तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हम काम करते जाएंगे, चीजों को सीखते जाएंगे ना। ये बात क्लियर हो गई है। जनरल सेंस में बात की थी कि मूवमेंट अप्लाई करोगे, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस मेंबर में ज्यादा मूवमेंट डेवलप होगा, वो उस मेंबर में ज्यादा मूवमेंट डेवलप हो रहा है जिस मेंबर की फ्लेक्सिबल रिजिडिटी ज्यादा निकल कर आ रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अगर सेम अगर चलो आगे समझते हैं, चीजों को आगे अप्लाई कर रहे हैं, आगे टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो टर्म आती है इसके अंदर, अच्छा अभी आपने बताया सर इस मेंबर की फ्लेक्सिबल रिजिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसको अगेन दूसरे जनरल सेंस में या एक टेक्निकल टर्म में बात करूं, जिस मेंबर की फ्लेक्सिबल रिजिडिटी बच्चे ज्यादा होती है, हम बोल देंगे वो मेंबर हमारा ज्यादा स्टिफ है, वो मेंबर हमारा ज्यादा स्टिफ है। जिस मेंबर की फ्लेक्सिबल रिजिडिटी कम है, हम बोल देंगे दिस मेंबर इज लेस स्टिफ, मोर स्टिफ और लेस स्टिफ। दिस मेंबर इज मोर स्टिफ, दिस मेंबर इज लेस स्टिफ। अब सर ये स्टिफनेस आपने वर्ड बोला है, इसका मतलब क्या होता है? स्टिफनेस का बच्चे मतलब ये होता है दैट स्टिफनेस की अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पे दिस वर्ड इज स्टिफनेस, वेरी कॉमन वर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टिफनेस। मूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बच्चे स्टिफनेस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टिफनेस का मतलब क्या है, अभी जनरल सेंस में तो समझ आ गया स्टिफनेस, अभी बताया स्टिफ है मेंबर, कोई मेंबर इज स्टिफ। लाइक आप डिस्कस करते हैं कि सोइल आपकी स्टिफ है, जो अलग थोड़ा जनरल सेंस में बता रहा हूं आपको। जब आप बात करते हैं कि सोइल आपकी स्टिफ है, सोइल आपकी हार्ड है, सोइल आपकी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट है और एक सेंस में आप सिर्फ स्टिफ बोल रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हैं कि मेंबर बहुत ज्यादा हार्ड है, सोइल आपकी बहुत ज्यादा हार्ड है,
यानी सोल को डिफॉर्म करने के लिए यू रिक्वायर मोर स्ट्रेंथ। इन द सेम वे हम यहां पर भी स्टिफनेस को समझ सकते हैं कि अगर बी सी मेंबर को हम स्टिफ ज्यादा बोल रहे हैं कंपेरेटिवली टू बी ए, तो इसका मतलब बी सी मेंबर को रोटेट करने के लिए मुझे ज्यादा मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सो स्टिफनेस को बोलते कैसे हम बता रहे हैं स्टिफनेस को, दिस द स्टिफनेस क्या होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। और इन द केस ऑफ मूवमेंट, क्योंकि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो डिफ्लेक्शन निकल कर आती है, जब हम मूवमेंट की बात करते हैं देन वी हैव थीटा, वी हैव डिफॉर्मेशन इन द मेंबर एंड डिफॉर्मेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा व्हेन मूवमेंट इज अप्लाइड। सो स्टिफनेस की जब हम बात करते हैं तो स्टिफनेस में, या हम जब लिखते हैं इसके बारे में, तो हम क्या बोलेंगे, द फोर्स रिक्वायर्ड to produce unit rotation, the force required to produce unit deflection, the force required to produce unit deflection। ये मैंने फोर्स की बात की है बच्चे, तो यहाँ पे बात किसकी होगी, डिफ्लेक्शन की। नाउ अगर मैं इसी में बस वर्ड को चेंज कर देता हूँ, फोर्स की जगह मैं लिख देता हूँ मोमेंट, फोर्स की जगह मैं क्या लिख देता हूं, मोमेंट। तो मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट, नाउ आई विल से रोटेशन। अब हम क्या बोलेंगे इसको, रोटेशन। सो जब हम बात करेंगे मूवमेंट की देन वी हैव रोटेशन, जब हम बात करेंगे फोर्स की देन वी हैव डिफ्लेक्शन, एंड बोथ आर द डिफॉर्मेशन। इनको क्या बोलते हैं दोनों को, डिफॉर्मेशन, बोथ आर द डिफॉर्मेशन। ये दोनों के दोनों क्या है, डिफॉर्मेशन है। इन द सिंपली वे आप इस चीज को ऐसे भी समझा सकते हैं कि सर व्हाट इज स्टिफनेस, स्टिफनेस क्या होता है, फोर्स और मूवमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफॉर्मेशन। मेंबर में यूनिट डिफॉर्मेशन लेकर आने के लिए कितना फोर्स और मूवमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर डिफ्लेक्शन की बात करेंगे देन यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, एंड अगर हम रोटेशन की बात करेंगे देन हम बात कर रहे होंगे मूवमेंट की। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो मेंबर की स्टिफनेस बताएगा। अब एक अभी बताया, ये तो जनरल सेंस पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया था। अगर बीसी मेंबर ज्यादा स्टिफ हुआ दैट मींस यू, अब रोटेट कराना चाह रहे हैं आप लोग, तो थीटा डिग्री से रोटेट करवाना है बीसी मेंबर को, विच इज मोर स्टिफ, दैट मींस यू रिक्वायर्ड मोर मूवमेंट, सो एमबीसी ज्यादा आएगा। फॉर द सेम रोटेशन अगर आप चाहते हैं थीटा की रोटेशन बीए में भी हो तो आपको मूवमेंट की वैल्यू कम निकल कर आएगी, मूवमेंट आपको कम अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस मूवमेंट जो हमने अप्लाई किया दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ दी मेंबर्स, इसमें ज्यादा मूवमेंट आएगा, इसमें कम मूवमेंट डेवलप होगा फॉर दिस सेम थीटा। सेम थीटा क्यों आएगा, बिकॉज द रिजिड जॉइंट, क्योंकि हमारे पास जॉइंट रिजिड है। तो एवरी कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, स्टिफनेस के बारे में समझ आ गया। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। स्टिफनेस भी अलग अलग टाइप की होती है, स्टिफनेस भी अलग अलग बेस्ड डिपेंडिंग करता है कि आपका फोर्स क्या है, डिपेंडिंग करता है आपका फोर्स क्या है, फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको स्टिफनेस मिलती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सियल फोर्स, मेंबर में फोर्स आ रहा है एक्सियल फोर्स। जब हम एक्सियल फोर्स की बात करते हैं तो एक्सियल फोर्स मेंबर एक्सियल मेंबर है, एक्सियल मेंबर यानी फोर्स एक्सियल फोर्स लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है। सो नाउ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस फोर्स को लाइक दिस यू हैव अप्लाइड पी फोर्स, दिस मेंबर लेंथ इज एल, मेंबर लेंथ है बच्चे एल, पी फोर्स आपने अप्लाई किया, ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन कम्स आउट टू बी पी एल अपॉन में ए। डिफ्लेक्शन कितनी निकल कर आएगी, पी एल अपॉन में ए। अभी हमने क्या बोला स्टिफनेस को, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफ्लेक्शन। ना फोर्स की बात हो रही है तो डिफ्लेक्शन की बात होगी बच्चे। सो अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू 1, अगर मैं चाहता हूं डिफ्लेक्शन की वैल्यू 1, सो फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो P विल बी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई डेल्टा, और हमने डेल्टा को कितना बोला 1। द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। सो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू 1 चाहता हूं तो मेरे को कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी A by L, and this A by L is termed as the stiffness, और stiffness को रिप्रेजेंट करते हैं K से, this K, this is the stiffness। तो ये stiffness किसके लिए, एक्सियल मेंबर के लिए। this stiffness जो हमने निकाली है ये stiffness किसके लिए है, एक्सियल मेंबर के लिए, एक्सियल मेंबर्स के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे, एक्सियल मेंबर्स के लिए। अगर मैं बीम की स्टिफनेस की बात करता हूं, बीम के अंदर बात करता हूं तो बीम पे कोई एक्सियल फोर्स तो आएगा नहीं। बीम अ मेंबर दैट इज सब्जेक्टेड टू द ट्रांसवर्स लोड, ड्यू टू दिस ट्रांसवर्स लोड और मेंबर बेंड हो जाता है, मेंबर के अंदर डिफ्लेक्शंस आती हैं, तो बेंडिंग में शेयर फोर्स विल बी देयर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब ये जो स्टिफनेस है ये बच्चे जो एक्सियल मेंबर के अंदर आपने निकाली है, दिस स्टिफनेस इज टर्म्ड एज द एक्सियल स्टिफनेस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल स्टिफनेस।
इस स्टिफनेस को क्या बोल देंगे हम लोग? एक्सियल स्टिफनेस। दिस इज द एक्सियल स्टिफनेस। क्लियर है माइंड? नेक्स्ट हमारे पास है, यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? नाउ नेक्स्ट स्टिफनेस हमारे पास है, जब हम बात करते हैं दैट इज अ बेंडिंग स्टिफनेस, दैट वी हैव ए बेंडिंग स्टिफनेस। बेंडिंग स्टिफनेस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें बेंडिंग स्टिफनेस से मतलब होगा। बेंडिंग स्टिफनेस का मतलब क्या है? बेंडिंग, अभी मैंने बताया स्टिफनेस का मतलब क्या था? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफ्लेक्शन, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से मूवमेंट आएगा, बेंडिंग की वजह से रोटेशन होगी, बीम रोटेट करेगी। सो मूवमेंट कितना अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन? That's called the bending stiffness. कितना मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन, दैट्स द बेंडिंग स्टिफनेस। ओके, नाउ जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना बच्चे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कई बार माइंड में कंफ्यूजन आ जाती है कि सर क्या ट्विस्टिंग में भी स्टिफनेस की बात करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, टॉर्सनल स्टिफनेस की बात कर रहे होते हैं, वहां पर भी हम मूवमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन। बट वहां पर जब आप मूवमेंट अप्लाई करते हैं दैट यू आर डीलिंग विद द ट्विस्टिंग ऑफ द मेंबर। जब अपने मेंबर पे मूवमेंट अप्लाई किया, आपके मूवमेंट अप्लाई करने की वजह से मेंबर ट्विस्ट हो रहा है, लाइक मूवमेंट इज अप्लाइड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तभी हम बोलते हैं कि ट्विस्टिंग इज देयर। बट अगर मूवमेंट आपने अप्लाई किया अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द मेंबर, तो इन दैट केस वी हैव बेंडिंग, तो मेंबर बेंड करता है। तो जब बेंड करता है तो बेंडिंग स्टिफनेस की बात करेंगे, जब मेंबर ट्विस्ट करेगा तब हम बात करते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस की। और हम यहाँ पे टॉर्सनल स्टिफनेस का केस नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ ये वाला केस हमारे पास नहीं है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें डील करना है बेंडिंग स्टिफनेस से, बट टॉपिक हमें, बट जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए ना बच्चे। जो बेंडिंग स्टिफनेस है, बेंडिंग स्टिफनेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो ये आपके पास एक बीम है, दिस वी हैव ए बीम, दिस सिंपली स्पॉटेड बीम, ये आपके पास एक सिंपली स्पॉटेड बीम है, लाइक दिस यू हैव अ सिंपली स्पॉटेड बीम। नाउ जब आपके पास ये सिंपली स्पॉटेड बीम है और आपने क्या किया, ये ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, आपने यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई कर दिया, आपने यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई किया, ठीक है, सिंपल है। जब आपने इस पॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई किया, बीम है हमारे पास, दिस इज बीम, बीम पे मूवमेंट अप्लाई कर रहे हो, बीम बेंड करेगी, बीम रोटेट होगी। नाउ बीम बेंड हो रही है, तो नाउ अब मैं इसकी डिफ्लेक्शन प्रोफाइल आपको दिखा रहा हूँ, दैट डिफ्लेक्शन प्रोफाइल कम्स आउट बी लाइक दिस। यस और नो? डिफ्लेक्शन प्रोफाइल कुछ ऐसे निकल कर आएगी। तो क्या सर इस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है? इस ए पॉइंट पे, यस, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे देन यू विल गेट थीटा हियर, और मोर थीटा ए लिख देते हैं हम यहाँ पे। ए पॉइंट पे आपको स्लोप देखने को मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, दिस इज द डिफ्लेक्शन प्रोफाइल, और ए पॉइंट पे आपको रोटेशन देखने को मिल रही है। ये रोटेशन आई किस वजह से? मूवमेंट अप्लाई करने की वजह से ही है। नाउ स्टिफनेस वर्ड क्या बोलता है? कितना मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन। अगर मैं थीटा ए को 1 मान लूं कि मैं चाहता हूं कि यूनिट रोटेशन हो, थीटा ए 1 हो, तो मैं कितना मूवमेंट अप्लाई करूं? जितना भी मैं मूवमेंट अप्लाई करूंगा बाय कीपिंग द थीटा ए इक्वल टू 1, तो दैट मूवमेंट इज इक्वल्स टू द बेंडिंग स्टिफनेस। उस स्टिफनेस को क्या बोल देंगे? बेंडिंग स्टिफनेस बोल देंगे। कितना मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द यूनिट रोटेशन। तो अगर हमारे पास ऐसा केस है, दिस इज डिटरमिनेट बीम, डिटरमिनेट बीम है, और इस डिटरमिनेट बीम में अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करता हूँ, इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो मेरे पास मेथड्स हैं, मेरे पास मेथड्स हैं। सोम के अंदर आप स्टडी करते हैं तो सोम के कॉन्सेप्ट्स आपके पास, फॉर्मुलेज आपके पास है, पेपर देने वाले, पेपर आने वाला है आपका जल्दी, तो अगर आप डेरिवेशन की तरफ अप्रोच ना करो तो सही है, आप डायरेक्टली फॉर्मुलेज को याद रखिएगा, फॉर्मुलेज डायरेक्टली याद रखिएगा, क्वेश्चन वहीं से सोल्व होंगे आपके। सो दिस थीटा ए कम्स आउट टू बी ml अपॉन में 3ei, तो यहां से हम ml अपॉन में 3ei की बात करते हैं, तो थीटा ए की जो वैल्यू निकल कर आती है बच्चे ml अपॉन में 3i। और हम ये जो थीटा ए आया है किस वजह से आया? मूवमेंट की वजह से आया है। बट मैंने क्या बोला अभी आपको, आप स्टिफनेस उसको बोलेंगे कि आपके मूवमेंट अप्लाई करने की वजह से थीटा ए की वैल्यू 1 आए। तो अगर मैं चाहता हूं कि थीटा ए 1 हो जाए, अगर मैं चाहता हूं तो थीटा ए की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए, मैं ये चाहता हूं, तो मैं कितना मूवमेंट अप्लाई करूं कि थीटा ए की वैल्यू 1 हो जाए? सो मेरे को मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा 3ei अपॉन में l, क्योंकि मैं थीटा ए को कितना चाहता हूं? 1 चाहता हूं। तो ये जो मूवमेंट निकल कर आया, ये जो मूवमेंट लेकर कर आया, इस मूवमेंट को बच्चे बोल देंगे बेंडिंग स्टिफनेस, या बेंडिंग अगर ना बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम एक ही स्टिफनेस से डील कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, तो दैट स्टिफनेस अंडरस्टूड है कि हम बेंडिंग स्टिफनेस की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द स्टिफनेस, क्लियर पॉइंट। तो अगर मेरे पास सिंपली स्पॉटेड का केस है,
आप हमेशा याद रखना पॉइंट को, अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड का केस है, सिंपली सपोर्टेड के केस में मैंने मोमेंट अप्लाई किया, मोमेंट अप्लाई करने की वजह से जो थीटा प्रोड्यूस होगा, जो स्लोप निकल कर आएगा, दैट विल बी ml/3i। अगर मैं ए पॉइंट पे मोमेंट अप्लाई करूंगा, ए पॉइंट पे स्लोप आएगा ml/3i। बस इतना सा याद रखना, इसके कोरस्पॉन्डिंग बस आपको टर्म्स को इधर करना है, ये आंसर आ जाएगा 3i/l। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम याद रख लेते हैं चीजों को कि ये चीजें ऐसे होती है। अगर मैं तुमको इसकी डेरिवेशन कराने बैठूं दैट विल बी टाइम टेकिंग, और वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? सो m इज इक्वल टू 3ei/l, दिस द स्टिफनेस, दिस द बेंडिंग स्टिफनेस। क्लियर है यहाँ पे? नाउ इसको तुम डिराइव भी कर सकते हो, मैं डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ, दैट यू हैव अ स्ट्रेन एनर्जी मेथड, यहाँ से तुम डिराइव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, वन मोर केस वी हैव, नेक्स्ट केस हमारे पास जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज प्रोप्ड कैंटिलीवर। लेट अस अज्यूम कि आपके पास ये वाली सिचुएशन है, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। आपने यहाँ पे मोमेंट अप्लाई किया, ड्यू टू दिस मोमेंट बीम बेंड होगी, तो डिफ्लेक्टेड शेप कुछ यूं निकल कर आएगी बच्चे, यस और नो? मतलब थोड़ा एग्जैक्टली बना लेते हैं, थोड़ा कुछ ऐसे निकल कर आएगी, बिकॉज बी पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है, बी पॉइंट पे तो थीटा भी जीरो मिलेगा, बट ए पॉइंट पे थीटा ए एग्जिस्ट कर जाएगा। ए पॉइंट पे जो तुम्हारा थीटा है दैट एग्जिस्ट, और जो थीटा ए निकल कर आएगा ए पॉइंट पे, ये जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट थीटा ए इज इक्वल टू ml/4ei, दिस इज द ml/4ei। सर पीछे वाले केस में कितना थी वैल्यूज? पीछे वाले केस में वैल्यूज कितनी थी? ml/3i। इस वाले केस में वैल्यूज कितनी आई? ml/4ei। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि जो ये केस है हमारा, इस केस में अगर मैं बोल रहा हूं, अच्छा मैं यहां से पहले m की वैल्यू बता देता हूं, फिर ज्यादा क्लियर रहेगा पॉइंट। तो m विल बी इक्वल टू 4ei थीटा a डिवाइडेड बाय l, फॉर थीटा a इक्वल टू 1। सो मेरे को इतना मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। आप बताओ तुम्हें ज्यादा मोमेंट किस केस में अप्लाई करना पड़ रहा है? पहले वाले केस में कितना मोमेंट अप्लाई किया? 3i/l, या 3i/l मोमेंट की बात नहीं कर रहा, स्टिफनेस की बात कर रहा हूं। अगर सिंपली सपोर्टेड का केस है देन स्टिफनेस इज 3i/l। अगर हमारे पास प्रोप्ड कैंटिलीवर का केस है, प्रोप्ड कैंटिलीवर, तो स्टिफनेस इज 4ei/l। बताओ किसकी स्टिफनेस ज्यादा आ रही है? 4ei/l ज्यादा आ रहा है, इसकी स्टिफनेस ज्यादा आ रही है। कैसे स्टिफनेस ज्यादा हुई? पहले वाले केस में ये वाली सपोर्ट तो सेम है, अगले केस में भी ये वाली सपोर्ट सेम है, सपोर्ट में तो ये वाले कोई चेंज नहीं आया। नाउ सपोर्ट जो चेंज हुई है फार्दर एंड, यहाँ पे बी पॉइंट है जो सिंपल सपोर्टेड था, और यहाँ पे जो पॉइंट बी है दैट इज अ फिक्स सपोर्ट। मैंने सपोर्ट को चेंज कर दिया, फिक्स कर दिया है। अगर मैंने फार्दर एंड को फिक्स कर दिया, पहले मैं यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करके सामने जो रोलर सपोर्ट था इजिली मैं मेंबर को रोटेट कर दे रहा था, बट जैसे ही मैंने सामने वाले को फिक्स कर दिया, नाउ इट इज फिक्स बी पॉइंट को फिक्स किया, मैं यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करूंगा। तो जब मैं यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करूंगा तो मेरे को ज्यादा मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंबर को रोटेट होने नहीं देगा, क्योंकि स्टिफ हो गया ना मेंबर। क्यों? क्योंकि रोटेशन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है अगेंस्ट दिस रोटेशन एट द फिक्स स्पोर्ट, दिस बी पॉइंट पे। तो इसका मतलब जो अगर आपने स्पोर्ट कंडीशन चेंज कर दी, स्पोर्ट कंडीशन चेंज होने की वजह से आपकी जो स्टिफनेस आएगी मेंबर की दैट ऑल्सो चेंजेस, वो भी चेंज हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो मेंबर की अगर आप स्पोर्ट कंडीशन को चेंज कर देते हो तो मेंबर की स्टिफनेस वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट? दो केस समझ आए स्टिफनेस का? क्लियर है? बाकी आज पार्ट 1 वीडियोस के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम पार्ट 2 होगा जो इस वीडियो का, क्योंकि टॉपिक कंटिन्यू चलने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाला हूं मैं। ठीक है? तो बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, पार्ट 2 के अंदर। ओके, थैंक यू एवरीवन।